अपने एयर डिफेंस की ताकत से ईरान के घातक हमले को झेलने के बाद इजराइल अब ईरान पर पलटवार करने की तैयारी में है। इस बाबत अमेरिका और इजराइल के बीच अहम बैठकें भी हो रही हैं। सोमवार को अमेरिका G7 की भी महत्वपूर्ण बैठक करने वाला है। नमस्कार, मैं हूं मधुरेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं मेरे साथ रणनीति। तो ईरान ने जिस तरह का ऐलान किया था, उस ऐलान को पूरा करने के लिए ईरान ने अपनी पूरी ताकत इजराइल के खिलाफ झोंक दी, जिसमें हमने देखा किस तरह से तकरीबन 300 से 400 के बीच क्रूज मिसाइल हो, चाहे बैलिस्टिक मिसाइल हो या ड्रोन हो, उनका प्रयोग करते हुए इजराइल के तमाम इलाकों को टारगेट किया गया। और आप देखिए तो इस टारगेट में तेल अवीव से लेकर जेरूसलम तक शामिल था। दूसरी तरफ आप देखिए तो इलाज से लेकर एस्केलॉन तक जो है वो ईरान के हमले के आगोश में था, जद में था। लेकिन सबसे बड़ी बात कि लगभग 99% इन हमलों को कारगर तरीके से इंटरसेप्ट करके आसमान में ही ध्वस्त करने का काम इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम ने किया, जिसमें खास तौर पे बड़ी भूमिका अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम ने भी निभाई, जिसमें एरो जैसे एयर डिफेंस सिस्टम देखे हमने, पेट्रियोट जैसे एयर डिफेंस सिस्टम का काम जो है वो देखा गया। और खास तौर पर आप अगर इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम की बात करें तो आयरन डोम ने महत्वपूर्ण भूमिका जरूर निभाई। इसके अलावा यूके ने भी अपनी एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए खास तौर पे जो इराक बॉर्डर है वहां पर ईरान के मिसाइल हमले को निस्तेनाबूद करने की कोशिश की और उसमें भी सफलता पाई। जॉर्डन ने भी ईरान के इन हमलों को एक तरह से देखा जाए तो कारगर तरीके से हैंडल करने की कोशिश की, यानी इजराइल की ताकत को मजबूत करने की कोशिश की। और इस तरह से महत्वपूर्ण रूप से देखा जाए तो अमेरिका, यूके, जॉर्डन और इजराइल, इन चारों देशों के कोऑर्डिनेशन के जरिए ईरान का ये हमला जो है वो बेहद कारगर इजराइल की जमीन पर साबित नहीं हुआ, क्योंकि इससे अब तक किसी भी बड़े नुकसान की जानकारी निकलकर सामने नहीं आ रही है। अभी तक हमारे पास जो रिपोर्ट है उसमें जो काउंट्स हैं वो दरअसल बतला रहे हैं कि तकरीबन 170 घातक ड्रोन्स का प्रयोग किया गया इस हमले में। लगभग 120 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल जो हैं वो ईरान ने छोड़े थे और तकरीबन 30 क्रूज मिसाइल का प्रयोग जो है वो किया गया था। लेकिन इतने बड़े, इतने व्यापक और इतने घातक हमले के बाद भी ईरान इजराइल का बाल बाका नहीं कर पाया। और ये सब कुछ कैसे हुआ? ये दरअसल इजराइल के मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए हुआ, जो लगातार इजराइल ने अप कर रखा था, क्योंकि इजराइल को पता था कि ईरान अपने वादे के मुताबिक इस बार पलटवार तो जरूर करेगा। ये दरअसल खुमैनी के ऐलान के बाद ही तय हो गया था कि ईरान इजराइल पर हमला करेगा और उसके लिए एक ईरान ने मजबूत, हम कहें तो, अपना पक्ष तैयार किया था और कहा था कि यूएन का आर्टिकल 51 जो है वो उसे ताकत प्रदान करता है लेजिटिमेट डिफेंस का। और जिस तरह से दमिश्क में, सीरिया की राजधानी दमिश्क में इजराइल ने अपने हमले के जरिए उसके 60 टॉप कमांडर मार गिराए, जिसमें उसका सबसे बेहतरीन और सबसे, हम कहें तो, घातक कमांडर भी शामिल था, ज़हीदी, जो कि आप समझिए कि सीरिया और साथ ही बेलारूस दोनों ही कंट्रीज को कोऑर्डिनेट करता था, हथियारों की सप्लाई करता था। ईरान के प्रॉक्सीज का एक तरह से देखा जाए तो अपने आप में सुप्रीम कमांडर था और उसे मार गिराने में जिस तरह से गोलान हाइट से F-35 स्टील्थ विमानों की सहायता से इजराइल ने अपनी कामयाबी हासिल की थी, उसके बाद से ही ईरान बौखलाया हुआ था, क्योंकि इस वक्त जो है ईरान के सामने कोई चारा नहीं था। उसके प्रॉक्सीज जो हैं वो पिछले 7 महीने में इजराइल को हैंडल नहीं कर पाए थे। चाहे आप हमास की बात कीजिए, गाजा में देखिए तो इजराइल किस तरह से हमास को मारता रहा है। 33,000 से ज़्यादा लोग जो हैं अब तक गाजा में मारे जा चुके हैं, तकरीबन 70,000 से ज़्यादा लोग घायल हैं और गाजा में हमास को एक पूरे कॉर्नर तक पहुंचाने में बड़ी सफलता इजराइल को मिली। दूसरी तरफ आप देखिए तो लेबनान की तरफ से भी बड़ी ताकत झोंकने की कोशिश हिजबुल्लाह ने की, लेकिन वो जितनी मदद हमास को पहुंचाना था उतना नहीं पहुंचा पाया। और इतना ही नहीं, बल्कि इजराइल अमेरिका के साथ कोऑर्डिनेट करके इस वॉर को आगे बढ़ाता रहा और इसके चलते ईरान को ऐसा लगा कि अब कोई ऑप्शन नहीं है। इवन हूती की भी बात करें तो हूती भी रेड सी में चाह कर भी अपने जो मैरीटाइम बाउंड्रीज में अटैक्स हैं उससे कोई बड़ा नुकसान न इजराइल का कर पाए और ना ही अमेरिका का कर पाए। एक बड़ा डेवलपमेंट ईद के ठीक बाद देखा गया कि उसी दौरान आप देखिए कि ईद का चांद निकल रहा था, उसी दौरान IRGC का जो नेवी विंग था उसने इजराइल ओन्ड एक पूरे ही वेसल को, शिप को अगवा कर लिया, जिसमें 17 भारतीय भी इस वक्त ईरान के पास जो हैं वो मौजूद हैं। और इस डेवलपमेंट से अभी दुनिया निकल ही पाती। इस बीच ईरान ने बड़े हमले को अंजाम करने की कोशिश की और इजराइल को दहलाने की कोशिश की, जिसमें उसे अब तक बड़ी कामयाबी तो नहीं मिल पाई है। लेकिन ईरान ने कहा है कि उसका ये जो ऑपरेशन है दरअसल वो अब समाप्त हो गया है। लेकिन इजराइल का कहना है कि जिस तरह से इजराइल की संप्रभुता को ईरान ने चैलेंज किया है,
अब ईरान नहीं बचने वाला। और ऐसी स्थिति में देखिए तो अमेरिका और जिस तरह से इजराइल के साथ जो पार्टनर कंट्रीज हैं, चाहे आप फ्रांस की बात करें, चाहे जॉर्डन की बात करें, चाहे आप जर्मनी की बात करें या यूके की बात करें या इटली की बात करें, जिस तरह के बयान इनके सामने निकल कर आए हैं उससे ऐसा लगता है कि इस बार ईरान युद्ध के मैदान में आमने सामने की स्थिति में होगा। पिछले 3 दशकों में ईरान ने कोई बड़ा वॉर नहीं लड़ा है। ईरान के प्रॉक्सीज हम जानते हैं कि समूचे मिडिल ईस्ट में खासतौर पर इजराइल को टारगेट करते रहे, या फिर आप सीरिया की ज़मीन पर देखिए, इराक की ज़मीन पर देखिए, यमन में देखिए, या फिर आप इजराइल के ठीक बगल में जो हिजबुल्लाह का पूरा ठिकाना है वहाँ पर देखिए। तो कुल मिलाकर आप देखिए तो इस वक्त इजराइल ने ईरान को वॉर जोन में लाने में बड़ी कामयाबी हासिल की जब उसने दमिश्क में उसके वाणिज्यिक दूतावास पर अटैक किया और उसके कमांडर को मार गिराया। अब सवाल यह है कि वॉर कितना एस्केलेट करेगा, क्योंकि ईरान तो इस हमले के बाद अपने चैप्टर को क्लोज करना चाहता है, लेकिन इजराइल रिटेलिएट करने की बड़ी तैयारी में है। आप समझिए कि अगर आप इजराइल और ईरान के बीच के डिस्टेंस को देखिए तो लगभग 1800 किलोमीटर का है। हम जानते हैं कि ईरान के पास ऐसे बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल हैं जो 2000 से 2500 किलोमीटर का सफ़र तय कर सकते हैं और उसकी ताकत का प्रयोग ईरान कर चुका है। लेकिन अगर आप एयर फोर्स की बात करें तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि जो ईरान है उसके एयरफोर्स की ताकत से कहीं ज़्यादा इजराइल की एयरफोर्स की ताकत है, क्योंकि इजराइल का एयरफोर्स जो है वो अमेरिका के साथ कोऑर्डिनेट कर अपने ताकतवर स्टील फाइटर्स के साथ जो है वो दुनिया के बेहतरीन एयरफोर्स में शुमार करता है। और ऐसी स्थिति में आप समझिए कि जो हालात इस वक्त पैदा हो रहे हैं उसमें साफ तौर पर देखिए तो ये युद्ध भड़कने वाला है, ये युद्ध व्यापक होने वाला है। मिडिल ईस्ट में इस वक्त की जो स्थिति है, तमाम एयरलाइंस जो हैं वो आप देखिए बंद होते जा रहे हैं। एयर जो स्पेस है वो शट डाउन है, क्या इराक का देखिए, सीरिया का देखिए, या फिर जॉर्डन का देखिए, आसपास के तमाम जो कंट्रीज़ हैं। एयरलाइंस की बात करें तो एहतियात हो, लुफ्ताना हो, इन सब ने अपने फ़्लाइट्स को कैंसिल कर दिया है। और साथ ही इससे पहले ही हमने देखा था कि किस तरह से जो है अन्य कंट्रीज़ ने, खासतौर पर यूरोपियन कंट्रीज़ ने तेहरान को जाने वाले अपने फ़्लाइट्स को कैंसिल करना शुरू किया था, जिसमें लुफ्ताना जो है वो प्रमुख, और ख़ासतौर पे आप देखिए तो ऑस्ट्रियन एयरलाइंस ने भी अपने फ़्लाइट्स कैंसिल कर दिए थे। तो इस वक्त का जो पूरा का पूरा माहौल दिखाई दे रहा है, समूचे मिडिल ईस्ट में एक युद्ध का माहौल है, खासतौर पर ईरान के हमले के बाद। अब सवाल है कि अमेरिका और इजराइल किस तरह से ईरान को रिटेलिएट करेंगे, और क्या ये हमला ईरान के साथ एक बड़े युद्ध का बिगुल बजा देगा? क्या ये हमला दरअसल समूचे मिडिल ईस्ट को वॉर जोन में लेकर आएगा? क्योंकि अगर आप इजराइल के नज़रिए से देखें तो इजराइल के पीछे अमेरिका खड़ा है। आयरन क्लैड जैसे वर्ड का प्रयोग जो है वो हम देखें तो अमेरिकी राष्ट्रपति ने किया। अमेरिकी राष्ट्रपति ने जिस तरह से यानी बाइडेन और नेतन्याहू के बीच जो इस हमले के ठीक बाद बातचीत हुई है वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। जिस तरह से अमेरिका ने इजराइल को सपोर्ट करते हुए ईरान के खिलाफ जो है वो हल्ला बोला है, वो अपने आप में बतलाने के लिए काफ़ी है कि न सिर्फ ईरान को इस घटना का पूरा भुगतान करना होगा, बल्कि कहीं न कहीं वॉर जोन में ईरान को लेकर आने में जो एक आंशिक कामयाबी आपको दिखाई दे रही है इजराइल के हिस्से में, ये व्यापक हो सकता है। और ये अपने आप में देखिए तो इस वक्त ईरान अमेरिका और इजराइल के ही जाल में फंसता नजर आ रहा है। और साफ तौर पर देखा जाए तो अब युद्ध और ज़्यादा भड़कने वाला है। सवाल उठने लगे हैं कि क्या इस युद्ध को भड़काकर दरअसल अमेरिका एक समूचे वर्ल्ड वॉर को क्रिएट करेगा? क्या ईरान जो है वो दरअसल अगर अमेरिका इजराइल मिलकर हमला करते हैं तो एक बड़े युद्ध का ये यहाँ से हम कहें तो आगाज हो जाएगा? ये तमाम सवाल अपनी जगह पर है। दूसरी तरफ आप देखिए तो न्यूक्लियर पावर संपन्न इन दोनों ही देशों के बीच जो है वो युद्ध अपने आप में महाप्रलयंकारी, भीषणकारी और मानवता के हित में कतई नहीं हो सकता। ये देखते हुए ही भारत ने अपील की है कि जल्द से जल्द संयम दोनों देश बरतें, बातचीत के टेबल पर आएँ, डिप्लोमेटिक रास्ता अपनाएं। लेकिन इस वक्त के हालात बेहद चिंताजनक हैं और जिस तरह से ईरान के हमले के बाद इजराइल जो है वो अपनी तैयारी में जुटा हुआ है, क्योंकि इजराइल छोड़ता नहीं है। इजराइल का जो पूरा डॉक्ट्रिन है, हम देखें वॉर डॉक्ट्रिन, वो बतलाता है कि इजराइल घर में घुसकर मारता है। तो ईरान ने जो एक तरह से हम कहें कि इजराइल के ऊपर अटैक किया है, ईरान को भी दरअसल अब इजराइल के हमले झेलने के लिए तैयार रहना चाहिए और देखना है कि हमला कितना व्यापक होता है और युद्ध को कितना आगे भड़काता है। हमारी नज़र बनी रहेगी ईरान और इजराइल के हर कदम पर और हम आपको अपडेट देते रहेंगे। इसी तरह अगले एपिसोड में और विश्लेषण आपके समक्ष लेकर आते रहेंगे। फिलहाल मुझे और मेरे सहयोगी संजय को दीजिए इजाज़त।